क्या पीर पंचाल? पीर पंचाल कहाँ के नेता कहते हैं कि हमें पीर पंचाल का पता नहीं, तो उनको अपने धर्म का पता। डेली वेजर्स हो गए, एसपीओस हो गए, पीएचई डिपार्टमेंट के हो गए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के हो गए, अवरा जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके नज़र आप पर है इस वक्त। लेकिन सर अभी तक 2026 के बजट में उनके लिए नया क्या है? क्या इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी या इनको परमानेंट किया जाएगा? देखिए, मैंने आज एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद जी हैं। सर सबसे पहले टाइम देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले हम इस चीज़ से शुरू करें। हम सबसे पहले हमारी पूरी टीम आपको अप्रिशिएट करती है। रजौरी के अंदर एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट की जैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है, आपने असेंबली पूरी को हिला दिया और एक चॉपर प्रोवाइड किया। सबसे पहले हम आपका इस चीज़ पे शुक्रिया अदा करते हैं। ये सर मेरा फर्ज था जी और जिस फर्ज को मैंने अंजाम दिया, क्योंकि मेरे लोग हैं, उन्होंने मुझे चुनकर असेंबली में भेजा है, तो मेरे पास जब भी जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंची तो मैंने इमीडिएटली असेंबली में प्रोसीडिंग रुकवाकर स्पीकर साहब के नोटिस में बात डाली। फिर उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को इंस्ट्रक्शन दी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएटली उस पर एक्ट करते हुए डिवकॉम से बात करके चॉपर की व्यवस्था की। और हमारी जो एफर्ट्स थे, क्योंकि वो बच्चा इतनी बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था और उसका कल शाम को इंतकाल हो गया, और अल्लाह उसको जन्नत मफ़रत करे। आमीन। तो कोशिश होती है हमारी कि जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर सकें। एमएलए साहब पिछले कुछ दिनों पहले लीडर ऑफ अपोजिशन की स्टेटमेंट जो है, जितने भी हमारे पूरे पीर पंजाल के लोग हैं उनके दिलों में ठेस पहुंची है। उनकी जो वो कहते हैं पीर पंजाल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपने इस स्टेटमेंट के बाद जैसे आपके पास ये वीडियो पहुंचती है, जितने भी हमारे एमएलए थे रजौरी पंच के, हम उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उनको वापस उनको रिप्लाई किया। आप इस पूरी स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? जब वोटों की बारी आती है तब जो ओपोजिशन जो पार्टी है ये उस एरिया में जाते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े जो पोस्टर लगे होते हैं, जो आई लव पीर पंचाल होता है, वहाँ पे ये अपनी पिक्चर वगैरह लेते हैं। जब असेंबली के अंदर जब पीर पंचाल को कुछ देने की बात आती है, एनएलयू की बात होती है, उस वक़्त जो है पीर पंचाल कहीं पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। आप पूरी स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं जब असेंबली में जा रहा था, ये जिस दिन का वाक़या है, अभी मैं असेंबली के गेट पे ही पहुंचा था तो मैंने देखा कि एलओपी साहब की स्टेटमेंट आ रही है। जी। और उनसे किसी मीडिया वाले ने पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बननी चाहिए, जी। तो उन्होंने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बननी चाहिए। तो किसी और मीडिया साथी ने पूछा कि खित्ता पीर पंजाल से भी इसकी डिमांड आ रही है कि वहाँ बननी चाहिए। जैसे ही उस पत्रकार भाई ने, उस मीडिया ने, वाले भाई ने ये सवाल पूछा, तो एलओपी साहब के अंदर जो पीर पंजाल को लेके नफरत थी, मैं उसको नफरत कहूंगा, कि इमीडिएटली उनका रिएक्शन था। नॉर्मली उनको ये रिएक्ट करना चाहिए था कि ठीक है, डिमांड है तो डिमांड हर जगह से आ सकती है, मांगना हर एक खित्ते का हक है जी। और पीर पंजाल जो मांग रहा है वो अपना हक मांग रहा है। लेकिन उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कहा, मैं खित्ते वित्ते को नहीं मानता। कौन सा खित्ता? क्या पीर पंजाल? पीर पंजाल कहाँ है? मुझे नहीं पता। किस किताब में है, किस डिक्शनरी में है? तो मेरा सवाल भाजपा की उस दोहरे मापदंड पे है कि एक तरफ भाजपा के पीर पंजाल के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो ये कहते थे कि एनएलयू के ऊपर सियासत कर रहे हैं, वो वहां मीटिंग्स करते हैं, वो वहां अपनी रैलीज में, मीटिंग्स में वो ये कहते हैं कि अगर पीर पंजाल में भाजपा के एमएलए जीते होते, हमारी सरकार होती, तो हम एनएलयू कहां बनाते? पीर पंजाल में बनाते। जी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के लीडर ऑफ अपोजिशन, और खाली लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, उनके विधायक जी। बिलावर से सतीश शर्मा, उन्होंने भी कहा कि पीर पंजाल क्या है। जब किसी मीडिया वाले ने उनसे कहा कि पीर पंजाल वो एरिया है जिसने कुर्बानियां दी, तो उसने आगे से कहा कि कौन सी कुर्बानी है, बिल्कुल। मुझे नहीं पता कहां कुर्बानियां दी हैं। तो ये भाजपा का असली चेहरा सामने रखता है कि उन्होंने पीर पंजाल को सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए रखा है। उन्होंने सिर्फ पीर पंजाल के लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, जी। उनकी बेरुमती नहीं की, जी। उनका अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने पीर पंजाल के ऋषि मुनियों का अपमान किया है।
जी। उन्होंने पीर पंचाल के पीर फकीरों का अपमान किया है, उन्होंने पीर पंचाल के उन लोगों का अपमान किया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जानें गंवाई। और जिस ऑपरेशन सिंदूर को भाजपा चुनावों में अपनी सफलता बताकर, अपनी पीठ थपथपाकर पूरे देश में वोट मांगते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं वो ऑपरेशन सिंदूर पीर पंजाल में लड़ा गया राइट। और पीर पंजाल के लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाकर सेना के साथ खड़े होकर मुकाबला किया। और आज भाजपा के नेता कहते हैं कि हमें पीर पंचाल का पता नहीं, तो उनको अपने धर्म का पता नहीं। जो भाजपा सिर्फ धर्म को इस्तेमाल करती है अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, अपना सियासी फायदा के लिए, उनको ये नहीं पता कि पीर पंजाल जो है इसका जिक्र महाभारत में हुआ है। और महाभारत में जो पांडव थे उनकी महारानी द्रौपदी के पिताजी, उनका नाम था पंचाल नरेश। तो महाभारत में ये लिखा गया है कि ये जो खित्ता पीर पंजाल है ये उनके साम्राज्य का, उनका वहां राजा थे। और पंचाल नरेश से वीर पंचाल और फिर पीर पंचाल इसका नाम पड़ा। लेकिन सवाल ये नहीं कि खित्ते पे क्या है, सवाल ये है कि ये एनएलयू पे क्वेश्चन पूछा गया और वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप कहते हैं कि जी पीर पंचाल देव है। मैं सवाल, बेसिक सवाल ये नहीं, बेसिक सवाल ये है कि उनसे पूछा गया कि एनएलयू कहां बननी चाहिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां बननी चाहिए। बजाय इसके कि वो ये कहते कि ये वहां बन जाए, वहां बन जाए, उन्होंने एकदम क्वेश्चन मार्क कर लिया। और उनको ये चीज गवारा नहीं हुई कि भाई पीर पंजाल के लोग भी आज अपनी आवाज उठाते। तो जब मुझे ये पता चला, तो जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, मैं खड़ा हुआ और मैंने स्पीकर साहब को उनसे रिक्वेस्ट की और मैंने इस मुद्दे पे बात की। और मैं तमाम पीर पंजाल के एमएलएज को और बिलखसूस बाकी एमएलएज को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि सब ने एकजुट होकर, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, उन्होंने इसकी मजम्मत की। हमने हाउस की प्रोसीडिंग को रोका और पहली बार ऐसा हुआ कि हाउस एडजर्न हुआ और एलओपी साहब ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने, उनके अंदर इतना अहंकार था कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। लेकिन खिताए पीर पंजाल के लोग इसका जवाब आने वाले दिनों में भाजपा को देंगे। एमएलए साहब, पहली बात तो ये है, अगर एलओपी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये मिस्टेक कर दी थी, माफी भी मांग सकते थे, मसला सुलझ जाता। दूसरी बात सर, जो एनएलयू की बात है, ये जो है स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, जहां तक हमने इसको पढ़ा है। आपने आज के जो हमारा 2026 का जो बजट था, आपने सरकार को सपोर्ट भी किया है। ये 50 करोड़ का इस यूनिवर्सिटी का बजट है। आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी और आप किस हद तक जाएंगे रजौरी पुंछ के लोगों के लिए, मीन्स के पीर पंचाल के अंदर? क्या एक, ठीक है, कश्मीर वालों को मिलती है, मिले जम्मू वालों को मिलती है, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर रजौरी पुंछ के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर, अगर आप रजौरी पुंछ में अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, जम्मू के अंदर है, फिर भी 200 किलोमीटर है, श्रीनगर है, फिर भी 250 किलोमीटर है, लेकिन वो 6 मंथ के लिए हमारी रोड बंद होती है। रजौरी पुंछ, अगर जम्मू और कश्मीर में यूनिवर्सिटी है, रजौरी पुंछ के लोगों के लिए 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर आपने मेरी स्पीच सुनी होगी जो एलजी साहब का एड्रेस था जी, तो उस पे मैंने बड़े साफ लफ्जों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड की जी, और मैंने घुमा फिरा के बात नहीं की, मैंने ठोक के बात की है। और बड़े क्लियर वर्ड्स में चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, काबीना के एक सारे मंत्री बैठे थे। मैंने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और मेरा पहले दिन से मेरा स्टैंड है और मैंने इस पर रेजोल्यूशन भी मूव किया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खिताए पीर पंजाल में और बिलखसूस रजौरी में होनी चाहिए। जी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब भी कोई चीज आती है जी, चाहे यूपीए का टाइम देखो या एनडीए का टाइम देखो, यहां एम्स 2 आए, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी 2 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी 2 होनी चाहिए। और 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होंगी। अभी क्या झगड़ा है? जम्मू और कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन के बीच में झगड़ा है। पीर पंजाल रीजन वाहिद रीजन है कि जो ब्रिज का काम करती है दोनों रीजन के बीच। बिल्कुल। हमारी लोकसभा जो रजौरी अनंतनाग लोकसभा है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन से है
और 2 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर रीजन से। बिल्कुल। तो अगर एक तो हम सेंट्रल प्लेस पे हैं, ज्योग्राफिकली जम्मू 150 किलोमीटर, श्रीनगर 120 किलोमीटर, जी। तो सेंट्रल प्लेस है। दूसरा क्लाइमेटिकली हमारे वहां मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो तीसरा सबसे ज्यादा पसमानदा एरिया हमारा रजौरी पुंछ का है। जी। तो अगर खित्ता पीर पंजाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आती है तो हमारे लोगों को बेनिफिट होगा, जम्मू के बच्चे भी वहां पढ़ेंगे, कश्मीर के बच्चे भी वहां पढ़ेंगे, तो उस खित्ते को भी बेनिफिट होगा और हम दोनों रीजन के गैप को फिल करने का काम भी करेंगे। जी। मेरे साहब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, रजौरी पुंछ के लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें दी गई हैं हमारी नॉलेज में। सबसे पहले तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ जीएमसी रजौरी। अगर दोनों की अगर बात की जाए आज की डेट में, दोनों ही जो है वेंटिलेटर पे हैं। पहली बात तो ये है। आपके एमएलए बनने के बाद कुछ हद तक जो है जीएमसी रजौरी की सुधार हुई है, लेकिन अभी भी अगर आप कहीं, आपका कभी 1 बजे विजिट होता है, आप कंडीशन खुद देखते हैं। गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, और आप खुद ही पावर में हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे जीएमसी रजौरी के लिए और साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का कंसर्न मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जी। मेरी जब मेडन स्पीच थी, जब पहला सेशन हुआ और जी। मेरी फर्स्ट स्पीच थी, उसमें भी मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का कंसर्न शो किया। जी। आज भी जब मैंने स्पीच की और आज भी मैंने इस मुद्दे को उठाया, एलजी एड्रेस पे भी मैंने इस मुद्दे को उठाया और मैंने कहा कि रजौरी पुंछ पीर पंजाल रीजन जो है वो 95% ट्राइबल है, जी। और आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करवाइए, जी। और जितने भी कॉलेजेस हैं रजौरी पुंछ के गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट हो जाए, जी। ताकि यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियली स्टेबल किया जाए। जी। मैंने आज चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि हालांकि उसका प्रो चांसलर जो है वो एलजी साहब है, लेकिन यूनिवर्सिटी की कंट्रोलिंग जो है वो हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। तो मैंने उनसे कहा कि 4-4 महीने हो गए हैं वहां के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी तक नहीं मिली है, और ये बड़ा कंसर्न है। उसको लेकर मैंने असेंबली में आवाज़ उठाई है और मैं हमेशा उसकी आवाज़ उठाता रहा हूँ। दूसरा, जो आपने जीएमसी की बात कही, तो जीएमसी में मैं जिस दिन एमएलए बना और फर्स्ट विजिट मैंने जीएमसी में की थी, बिल्कुल। और जीएमसी को सुधारना मेरी प्रायोरिटी है, और मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि जीएमसी में, क्योंकि वो 2.5 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है, 2.5 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां आते हैं। मेरा सपना है कि जिस दिन बिना सिफारिश के किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाएगा मुफ्त में, तो मैं समझूंगा कि ये एक इंस्टीट्यूशन गरीब लोगों के लिए बना है। इस बार हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि कैथ लैब के लिए पैसे रखे गए हैं, एमआरआई पिछली बार रखा था, और तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ हो, और मेरी कोशिश रहती है कि उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाए। हालांकि जब इसको स्टार्ट किया गया तो छोटी छोटी चीज़ें, मैं अब आपको क्या गिनवाऊँ, आप देखते रहते हैं, और मैं पिछले साल से मैंने कोशिश की है और अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। सर एमएलए साहब, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो हमारे जीएमसी के प्रिंसिपल सर हैं, उनको वहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्या वहाँ पे अगर कोई भी प्रिंसिपल अगर नया आता है, या इन्हीं भाटिया साहब को अगर फुल चार्ज दिया जाता है, काफ़ी हद तक सुधार हो सकती है? जिसके पास सर एडिशनल चार्ज होता है उसको पता है मेरा जम्मू में भी है, इधर भी है, स्टॉप नहीं, इस पे मैं इस पे थोड़ा सा सख्त रुख अपनाऊंगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे एमएस साहब है जी, उनका मैं देखूंगा कि वो कितने दिन वहां बैठते हैं जी, और ये चीज़ मैं देखूंगा और सरकार के नोटिस में भी लाऊंगा, और जो इस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जी, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जीएमसी के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बडाल ट्रेजेडी को बड़े अच्छे से डील किया, जी, लेकिन गरीब लोगों को अगर उस जीएमसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो इफ्तिखार अहमद कभी भी चुप नहीं बैठे। एमएलए साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। जितने भी आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात नहीं करते, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। जितने भी सर डेली वेजर्स हो गए, एसपीओस हो गए, पीएचई डिपार्टमेंट के हो गए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के हो गए, अवरा जितने भी डेली वेजर्स हैं, उनकी नज़र आप पर है इस वक्त। लेकिन सर अभी तक 2026 के बजट में उनके लिए नया क्या है? क्या इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी या इनको परमानेंट किया जाएगा? देखिए, मैंने आज भी बजट की, जब मुझे मौका मिला आज मैंने उस पर बोला है
तो मैंने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, मनरेगा वर्कर्स, आशा वर्कर, एनएचएम, उसके बाद रेबरे खेल, रेबरे ज़रात, रेबरे सेद, एनवाईसी, ये कैंपा वर्कर्स, ये तमाम मुलाजिम जो हैं, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल टीचर्स, उसके बाद फिर हमारे कुछ मुलाजिम हैं, ये जिस तरह पीएचई डिपार्टमेंट के, वाटर टेस्टिंग लैब लेबॉर्ट्री के एम्प्लॉइज़ हैं, म्यूनसिपल कौंसल्स या म्यूनसिपैलिटीज़ के जो मुलाजमीन हैं, ये तमाम मुलाजमीन को मैंने कहा सरकार से कि आपने वादा किया हुआ है और आप इसको पक्का कीजिए जी और अपना वादा पूरा कीजिए। और जहाँ और कुछ मुलाजमीन को 2,000 रुपये सैलरी, मतलब एनवाईसी 2,500, 5,000, तो ये तो मिनिमम वेजेस एक्ट की भी वायलेशन है। और एक आदमी जो डेली वेजर है, जो 9,000 रुपये सैलरी लेता है, वो अपना गुजारा कैसे करेगा? जी तो इन तमाम मुलाजमीन की सैलरी जो है वो यूटी के लेवल की, जो बाकी यूटीज़ हैं जी उनके लेवल तक बढ़ाई जाए और इनकी सैलरी इतनी रखी जाए ताकि इनका गुजर बसर हो सके। और इनके मुतालबात हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये मामले हल नहीं हो जाए। एमएलए साहब 370 को हम साइड पे रखते हैं, स्टेटहुड के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि स्टेटहुड आज तो मैंने ये बात कही, असेंबली में उठाई कि कांग्रेस पार्टी हमेशा स्टेटहुड और विद स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, मैंने आज कहा हाउस में जी कि मुझे मणिपुर में जाने का मौका मिला, मुझे लक्षद्वीप में जाने का मौका मिला, वहां तो परमिट सिस्टम है। बिल्कुल और जब हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं, लेकिन वही चीज नॉर्थ ईस्ट में होती है तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं। तो भाजपा का ये दोहरा मापदंड है। हम हमारे रिसोर्सेज हमें दीजिए, हमारे नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी ज़मीनों पर हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए। आप हमें स्टेटहुड दीजिए विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, चाहे उसका नाम कोई भी रखे। और इस पे कांग्रेस पार्टी इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सर, जितने भी यूथ है, जितने भी यंग यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए क्या इफ्तिखार अहमद असेंबली में जो सरकार ने वादा किया था 1 लाख नौकरी पर ईयर का, क्या वो सरकार देखिए, से आपने मेरी स्पीच शायद सुनी नहीं। सुनी? सर अगर आपने सुनी होती तो आज जो सवाल आपने पूछे हैं ये आप ये कहते कि आपने ये अच्छा बोला, ठीक? क्योंकि मैंने अपने नौजवानों की बात की है। नहीं सर, इंटरव्यू में अलग से वो तो नहीं, ठीक है। वो की है, लेकिन जी। मैंने ऑलरेडी उठाया है। जी जी जो आप मेरे नोटिस में डाल रहे हैं वो आज मैं अपना फर्ज निभा कर आया हूं। जी जी मैंने वहां ये कहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो जी, खाली हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल और जितनी एडवर्टाइज्ड जितनी पोस्टें सैंक्शन है, जी जो खाली पोस्टें हैं उनको रेफर किया जाए और फास्ट ट्रैक बेसिस पर उनको फिलअप किया जाए। जी और जितने, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट है, उनके वेजेस रिलीज किए जाए और नौजवानों को नौकरी चाहिए। जी और मैंने सरकार से कहा है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पर रिक्रूटमेंट कीजिए ताकि गरीब जो नौजवान है, जो वो सपना देख रहे हैं, क्योंकि हमारी रियासत में 70% नौजवान है। बिल्कुल और ये रियासत में अगर आप 70% देखेंगे तो वो 35 साल से नीचे वाले हैं। तो उनके सपने हैं, उनका अगर हम उन लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे तो समझो हमने उनके घर में चूल्हा जला दिया, हमने उनके घर में चिराग जला दिए। और इफ्तिखार अहमद खुद नौजवान है और वो हमेशा नौजवानों की आवाज उठाएगा और हमेशा नौजवानों के साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।